हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MHS एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सारे करंट अफेयर जो जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक हैं, जो यूपी PCS RO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये मोस्टली यह समझौता विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा उसमें जिसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को शामिल किया गया है और व्यापार और निवेश पर केंद्रित है। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तथा व्यापार और निवेश पर केंद्रित है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है। इंडिया और श्रीलंका के पक्षों को मजबूत करता है और क्षेत्र में सतत विकास में योगदान देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। वहीं बात करते हैं G20 समिट ब्राज़ील। सभी को पता है कि इस बार G20 की जो कमान है किसके हाथों में है, तो ये जनवरी 2024 में ब्राज़ील में हेल्ड हुई है, मतलब हुई है। तो भारत ने वैश्विक वित्तीय सुधारों, इसने किसकी बात की? भारत ने वैश्विक वित्तीय सुधारों की बात की है, जलवायु वित्त की बात की है और विकासशील देशों के लिए ऋण राहत पर जोर दिया है। मतलब विकासशील जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उनको लोन दिया जाए कम कीमत पर और ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराया जाए। वहीं उसके महत्व की बात करते हैं तो वैश्विक आर्थिक शासन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत किया गया है, क्योंकि G20 2023 में इंडिया में हुई थी और प्रेजेंट टाइम पे सबसे बड़ा ग्रुप है, जो मतलब वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़ा ग्रुप G20 है, जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी को मतलब चलाता है। तो वहीं बात करते हैं अब इंडिया USA 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की। इंडिया USA जो 2+2 मीटिंग होती है, 2+2 मीटिंग इंडिया की सिर्फ USA के साथ नहीं होती है, रसिया के साथ भी होती है और वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है और USA के साथ होती है। इसमें 2+2 में 2 मिनिस्टर इंडिया के होते हैं, जो एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कौन से हैं? एस जयशंकर। और वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर, वो नहीं, डिफेंस मिनिस्टर। वही डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। और इस समय डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। जिसका मेन पर्पज क्या था? रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना, इंडिया पैसिफिक सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, जितने भी रणनीतिक कोऑपरेशंस होते हैं उनको मजबूत करने के लिए ये मीटिंग की जाती है। वहीं ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात करते हैं तो जो ब्रिक्स समिट है इस बार कहाँ हुआ है? केप टाउन में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। इसमें चर्चा की गई है जो अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाई है। अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब ने दिखाई है। बट इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले जो मतलब एक्सपेंशन, मतलब इसमें जो शामिल किए गए थे, जैसे वहाँ आपका इजिप्ट था, इजिप्ट के बाद इथियोपिया था, ईरान और UAE
वहीं अर्जेंटीना ने क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था, अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया था इसके प्रपोजल को। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है ब्रिक्स का, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, ब्रिक्स सदस्यों के बीच व्यापार के डॉलरीकरण को कम करने पर जोर देना। भारत की भूमिका, भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और नए ब्रिक्स विकास बैंक पहल का प्रस्ताव रखा था। नए ब्रिक्स विकास बैंक पहल का प्रस्ताव रखा था भारत ने। इंडिया रोल इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया का क्या रोल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके बारे में बताता है। तो ये जनवरी 2024 में हेल्ड हुई है और भारत में हेल्ड हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू हुआ है भारत का 1 साल के लिए, मतलब कि अस्थायी सदस्य के रूप में इलेक्ट हुआ है। तो वहीं भारत में भारत ने क्या पहले रखी है, क्या करना चाहे भारत ने, आतंकवाद विरोधी, शांति स्थापना सुधारों और विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उसने सबसे पहली बात आतंकवाद को लेकर, दूसरी वर्ल्ड लेवल पर शांति को लेकर, तीसरा डेवलपिंग कंट्री जो हैं ठीक उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए उन पर, इस बात को लेकर केंद्रित रहा है। वहीं महत्व क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत के बढ़ते प्रभावों को दर्शाता है, जिससे वर्ल्ड लेवल पे एक नई पहचान बन के भारत की आ रही है, नई पहचान मिल रही है कि इंडिया भी एक अब ऐसा कंट्री बन चुका है जो मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट करके और देश मतलब कि मीटिंग्स होल्ड कर सकता है। इंडिया यूएई ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TCC, इंडिया और यूएई जो होती है, तो ये फरवरी 2024 में हुई है और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक की है। यूरोपीय संघ ने, भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई है और ये अफ्रीका में ही हुई है। डिजिटल, इसका मेन विवरण मतलब देखेंगे तो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर फोकस करने की बात की गई है, AI पर बात की गई है, व्यापार संबंधों को मजबूत करने की बात की गई है। वहीं 5G और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने की बात की गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच नवाचार और व्यापार में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी बात की गई है। इंडिया रसिया एनर्जी डायलॉग, ये इस बार की जो मीटिंग थी 22nd मीटिंग थी, 22वां संस्करण था ठीक, ये मॉस्को में हुई है। ये मॉस्को में हुई है और मॉस्को में हुई है जिसमें बातें की गई हैं कच्चे तेल, गैस आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा केंद्रित की गई है। इसमें ये कहा गया है वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत और रूस के दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को सुदृढ़ करना है। वहीं आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन, जानते हैं इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग बताएंगे। बात करते हैं फरवरी 2024 में भारत ने आसियान देशों के साथ अपनी समुद्री साझेदारी को मजबूत करने की बात की है, जिसमें समुद्री संचार के समुद्री मार्ग की सुरक्षा करना, ठीक है, नौसेना अभ्यास जो एक्सरसाइजेज होती हैं, आपदा प्रबंधन एवं समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। वो किस लिए महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका को बढ़ाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका को बढ़ाता है, विशेष रूप से समुद्री डकैती का मुकाबला करने और खुले समुद्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में भी हेल्प करता है। वहीं क्वाड समिट की प्रिपरेशन चल रही है। तो क्वाड समिट इस बार कहाँ हेल्ड की गई है, नई दिल्ली में हेल्ड हुई है, ठीक है। क्वाड समिट नई दिल्ली में हेल्ड हुई है। क्वाड समिट में 4 देश हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान
ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इन सब ने साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और जलवायु कार्रवाई में समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया है। साइबर सुरक्षा पर ध्यान देने की बात की है, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने की बात की है और जलवायु पर ध्यान देने की बात की है। फ़ायदेमंद क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, क्षेत्रीय स्थिरता भारत की बढ़ेगी और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में क्वाड की भूमिका को सुदृढ़ किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। वहीं इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होता है। जैसे एक बास्केट होती है, ये इंडिया की बास्केट है, वहीं दूसरी यूके की बास्केट है। ठीक है, तो कुछ आइटम्स को इसमें ऐसे रख दिए जाते हैं, इनका अगर यूके को ट्रेड होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो इस पर यूके टैक्स नहीं लगाएगा, या लगाएगा तो एक लिमिटेड टैक्स होगा। उसी तरह से इसकी बास्केट की कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ इंडिया में जब ट्रेड होता है या एक्सपोर्ट होती हैं तो इंडिया उन पर टैक्स कम लगाता है या नहीं लगाता है। तो ये क्या कहलाता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि फ्री में ही हो रहा है, उसमें टैक्सेस कम भी किए जा सकते हैं और या फिर बिल्कुल भी ख़त्म किए जा सकते हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके में हुई है, जिसमें यह समझौता किया गया है कि जो समझौता प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में शुल्क कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है। वहीं दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है और आपसी निवेश को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि जितना ही सस्ता होगा जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उतना ही ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे और जितना ही ट्रेड होगा उतना ही एक्सचेंज, मतलब कि जो तुम्हारा बैलेंस पेमेंट होता है वो भी उतना ही अच्छा रहेगा। इंडो जापान स्ट्रेटजिक डायलॉग ये तीसरी मीटिंग है जो नई दिल्ली में हुई है। इसमें भी 2+2 मीटिंग ये होती है, ये भी 2+2 मीटिंग होती है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, इसकी बातें जो हुई हैं मोस्टली रक्षा सहयोग को लेकर, इंडो पैसिफिक में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग पर चर्चा की बात की गई है। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों को उजागर किया गया है। विकासशील सुनिश्चित करने में भारत और जापान की साझेदारी को सुदृढ़ किया गया, क्योंकि जापान क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड में कौन कौन से हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप समिट 2024 में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत अफ्रीका साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी देशों में आर्थिक सहयोग, व्यापार, बुनियादी ढांचे में निवेश और विकासशील परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, अफ्रीकी देशों के साथ भारत के राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, जिससे दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इंडिया पोजीशन क्या है यूनियन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, जो 2024 मार्च में मतलब की स्थापना हुई थी, मीटिंग हेल्ड हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भारत ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है, क्योंकि इससे पहले भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी। भारत ने विशेष रूप से सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ाने और विकसित देशों से जलवायु वित्त के लिए समर्थन किया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन पहलों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करता है और न्याय संगत जलवायु नीतियों की मांग करता है। इंडिया आसियान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव की बात की गई है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया और भारत को जोड़ने वाले परिवहन, डिजिटल बुनियादी ढांचे और आर्थिक गलियारों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
जिससे महत्व फ़ायदा क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव का विस्तार करता है और क्षेत्र में व्यापार और सहयोग को बढ़ाता है। मतलब सिंपल सी बात है, साउथ एशिया में भारत की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है तो जिससे वे ट्रेड कर सकता है, आना जाना हो सकता है, अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बना सकता है, इसलिए ये मीटिंग की गई है। वहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA की बात करते हैं तो ये जो होता है, भारत जो अप्रैल में हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें यह समझौता शुल्क में कमी, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने और ऊर्जा और शिक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। शुल्क में कमी, जो ट्रेड हो रहा था उस पर टैक्स की कमी की बात की गई। वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा दिया गया है, जो आइटम्स होते थे या सर्विसेज होती थी उनको इंक्रीज़ करने की बात की गई। वहीं ऊर्जा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को भी सहयोग, उसमें भी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, क्या करना है, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, व्यापार मात्रा बढ़ाता है और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करता है। इंडिया जर्मनी ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप, इंडिया जर्मनी ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप, इंडिया जर्मनी ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात करते हैं। यह साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के प्रगति पर सहयोग देती है। भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देता है और वैश्विक जलवायु कार्यवाही में योगदान भी देता है। इंडिया जर्मनी ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया बांग्लादेश रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, इंडिया और बांग्लादेश को लेकर बहुत से कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं पानी को लेकर। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि ये तीस्ता नदी विवाद हो गया जाके, गंगा नदी विवाद हो गया जाके, ये चलते रहते हैं। यहाँ समझौता तीस्ता नदी के जल के वितरण को संबोधित करता है, तीस्ता नदी के जल के विवाद को संबोधित करता है। जो तीस्ता नदी कहाँ से निकल बहती है? सिक्किम होते हुए बांग्लादेश में जाती है, जो दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करता है या दीर्घकालिक मुद्दों को हल करता है और सहकारी जल प्रबंधन के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है। मतलब जो नदी जल विवाद था वो बांग्लादेश कह रहा है कि मतलब हम इसके वाटर को ज़्यादा यूज़ करने की बात कर रहा था, जबकि इंडिया कह रहा था हम रिजर्वायर बनाएंगे। उस बात को लेकर एग्रीमेंट किया गया है कि इसके वाटर को दोनों लोग इक्वली शेयर करेंगे। इंडिया USA साइबर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, इंडिया USA साइबर सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, तो ये अप्रैल 2024 में हुआ है। भारत और अमेरिका अपनी साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअली हुआ है। ये मीटिंग वर्चुअली हुई है। वहीं बात करते हैं, दोनों देशों ने साइबर खतरों का मुकाबला करने, सूचना साझा करने, साइबर हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों पर सहमत व्यक्त की है। रणनीतिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों के साइबर लचीलापन को बढ़ाता है। इंडिया साउथ कोरिया स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग, ये कहाँ हुई है? साउथ कोरिया में। मीटिंग कहाँ हुई? साउथ कोरिया में हुई है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक रणनीतिक आर्थिक संवाद आयोजित किया गया है। भारत में व्यापार बढ़ाने, बातचीत में क्या बातों पर ध्यान दिया गया है? व्यापार बढ़ाने, प्रौद्योगिकी में निवेश, टेक्नोलॉजीज़ में रक्षा विनिर्माण, विशेष रूप से एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महत्व क्या है? दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे और मजबूत होंगे और नवाचार और अच्छा सहयोग को भी सहायता मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक, ये बहुत पुराना इशू चल रहा है। इसमें क्या कहा गया है? फरवरी 2024 में भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक नियंत्रण रेखा LAC
किसकी बात करता है? LAC की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करना था इसका मेन पर्पज, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे। दोनों पक्षों ने सैनिकों की वापसी और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विश्वास निर्माण उपायों पर चर्चा की है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहा गया था कि आप अपनी आर्मी को आप पीछे ले लीजिए, थोड़ा सा हम अपनी आर्मी को पीछे ले लेते हैं, जिसकी वजह से शांति यहाँ पर स्थापित रहेगी। वैसे भी वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और LAC पर सैन्य टकराव को कम करने की दिशा में एक कदम था। वहीं बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर, भारत चीन वार्ता, वही लिखा हुआ 2 बिंदुओं पर है, जैसे भारत का रुख संप्रभुता को लेकर, क्षेत्रीय अखंडता को लेकर, विवादों में शांतिपूर्ण समाधान की बात करता था। वहीं बात करते हैं भारत चीन संबंधों को समझना, जिसे अब डायग्राम से समझिए। चीन जो है कौन सा एरिया अक्साई चीन है, कौन सा LAC है। क्वाड समिट जो जापान में हुई है, इसमें भी क्या होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं। और क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो मतलब इंडिया डिफेंस को लेकर मीटिंग हुई है। क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में हुआ है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक सहयोग की बात की गई है। स्वतंत्र और खुला समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत करता है। इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया गया है। वहीं बात करते हैं इंडिया रोल इन UN पीस कीपिंग में इंडिया का क्या रोल है। बात करते हैं शांति में भारत संघर्ष क्षेत्रों में चल रहे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत का योगदान, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर शांति बनाई जा सके। अफ्रीकी देशों में भारतीय सेना की तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में नेतृत्व, उसने अफ्रीका देशों में भारतीय सेना को स्थापित कर दिया है। भारत का दृष्टिकोण क्या है? वैश्विक शांति की स्थिरता को बढ़ावा देना, वर्ल्ड लेवल पर क्या बनाना? पीस, वर्ल्ड लेवल पर पीस कंट्रोल मतलब शांति रखना, मानवीय सहायता सुनिश्चित करना, जितनी से जितनी हो सके हम हेल्प कर सकें जो युद्ध में प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, उनकी हेल्प कर सकें, खाने को लेकर, दवाइयों को लेकर। शांति स्थापना के माध्यम से कूटनीतिक संबंध बनाना, जहाँ पे शांति स्थापना हो जाएगी वहाँ पे हम अच्छे से बातचीत करके उनसे कूटनीतिक संबंध बना सकते हैं। ट्रेड डील्स विद आसियान नेशन, इसमें क्या कहा गया था? सिंपल सी, इसका ये जानने की ज़रूरत नहीं, ये जानना है कि आसियान के साथ हुआ है। तो आसियान के में कितने 10 मेंबर्स हैं, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो ये सब जानना ज़रूरी होता, कौन कौन से देश होते हैं ये जानना ज़रूरी होता है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बहुत ही पुराना हो चुका है, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, और इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें यही बातें कही गई हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट से क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड लेवल पे और क्या इंडिया पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंट्री हैं, मतलब कि यूक्रेन जो था गेहूं के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन करता था, जिस वजह से फूड क्राइसिस आए हैं, और जो एक मतलब इंक्रीज़ भी हुआ है, जो अनाज का रेट है वो इंक्रीज़ होने भी इन्हीं का रोल है। तो वहीं बात करते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, ये कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। इसमें क्या निकाले मतलब आउटकम्स क्या हैं? जैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर देने की बात की गई है। भारत की भूमिका की बात करते हैं। भारत ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे और डिजिटल कनेक्टिविटी में अपने निवेश को बढ़ाने का संकल्प लिया है। इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो चुकी है। क्वाड समिट सिडनी में हुआ था। क्वाड समिट
बात करते हैं क्वाड समिट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। क्वाड समिट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसमें क्या बताया गया, इनहेंसिंग कोऑपरेशन ऑन द साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम पर बात की गई है। साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम पर बात की गई है इंडो पैसिफिक के फ़ायदे के लिए। क्लाइमेट चेंज में कमिटमेंट ऑन द मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू द जॉइंट इनिशिएटिव चला के उसकी बात की गई थी, जिसमें भारत की साइबर सुरक्षा पर चर्चा का नेतृत्व किया और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडो पैसिफिक समुद्री सहयोग कोष का प्रस्ताव रखा है। एक कोष मतलब एक फंड बनाया जाए जिसमें हर नेशन जो मतलब कि मेंबर नेशन है वो पैसे दे और उसके बाद उस पर हम टारगेट रखेंगे उस पर काम किया जाएगा, जो हमारे टारगेट्स होंगे। इंडिया यूए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई है। ये बात करता है ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रोग्रेस इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगोशिएट किया गया है। और 5G टेक्नोलॉजी देखो कहाँ हुआ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। मुफ्त व्यापार समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए FTA वार्ता में प्रगति की गई है। तो वहीं 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सहयोग किया गया, ये हो चुका है एक बार। इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक ये भी हो गया। ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस ये इम्पोर्टेंट है, इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल रिफ्यूजी क्राइसिस। इसमें क्या किया गया है, वैश्विक शरणार्थी मंच में भागीदारी। भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सहायता और अफ़गान शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के अपने प्रयासों का उजागर किया है। वहीं मानवीय सहायता की बात करें, भारत ने अफ्रीका और मध्य पूर्व के संकटग्रस्त क्षेत्रों में चिकित्सा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। अंतर्राष्ट्रीय पर भारत ने सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से शरणार्थी संकट को हल करने के लिए एक वैश्विक ढांचे का आह्वान किया है। एक शरणार्थी ढांचा मतलब जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर काम किया जाए, ऐसा भारत ने प्रस्ताव रखा है। बात करते हैं G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इस बार की कमान किसके पास है, ब्राज़ील के पास है, जिसमें इंडिया भी बहुत से काम करेगा, इंडिया के साथ भी होगा जाके। विकासशील देशों का एक मंच है। G20 के बारे में एक स्पेशल वीडियो में आप लोगों को डिटेल से मैं बता दूंगा। इसमें क्या कहा गया, विकासशील देशों के लिए जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात की गई है। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक कर सुधार पर जोर दिया गया है। जो डिजिटल इकोनॉमी है उस पर और वैश्विक कर सुधार जो टैक्सेस हैं उस पर बात की गई है, जैसे FTA वगैरह एग्रीमेंट करने के लिए। भारत का योगदान, भारत ने समावेशी वैश्विक आर्थिक विकास पर चर्चा का नेतृत्व किया है और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव रखा है। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग की बात करते हैं तो ये रक्षा सहयोग में जैसे राफेल लड़ाकू विमानों सहित संयुक्त सुरक्षा उत्पाद पर चर्चा की बात करता है, जिसमें हिंद प्रशांत सहयोग के बाद में फ्रांस ने भारत की हिंद प्रशांत रणनीति के लिए अपना समर्थन दोहराया है। मतलब भारत ने जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें सहयोग करने के लिए उसको सामने फिर से दोबारा आ गया है। समुद्री सुरक्षा पर जोर देने की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल पायरेट्स हैं, मतलब कि समुद्री डकैते बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो सोमालिया के रहने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत है। इंडिया USA रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस में ये हो चुका है। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अपडेट, वही चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, रोज़ का मुद्दा है। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स क्या, इंडिया पुश फॉर द परमानेंट UNSC सीट, ठीक है, पुश कर दिया गया है। ठीक, क्यों किया गया है इसके बारे में समझते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की अपनी मांग को फिर से उठाया है, जिसे फ्रांस, रूस और UK जैसे देशों का समर्थन तो मिला है, बट हमारा पड़ोसी चाइना हमको कभी परमानेंट मेंबर बनने नहीं देगा, क्योंकि इसके पास भी वीटो पावर है। वीटो पावर जिनके पास होता है वही लोग UNSC में मतलब किसी भी कंट्री को स्थायी मेंबर बना सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके लिए सभी को
5 मेंबर्स को मतलब वोट करना होता है। वैश्विक निर्णय लेने में विकासशील देशों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। भारत की वैश्विक भूमिका। भारत ने यूएनए शांति मिशनों और वैश्विक सुरक्षा में अपने योगदान को उजागर किया है। भारत ने यूएनए शांति मिशनों में क्योंकि बहुत से काम किए हैं यूक्रेन को लेकर। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 रोम इटली में हुई है। कहाँ हुई है? रोम इटली में हुई। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 रोम इटली में हुई है। ठीक है। जलवायु वित्त पहल। विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में वृद्धि का संकल्प लिया गया है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर चर्चा हुई है। भारत की भूमिका की बात करते हैं। भारत ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका और पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर बल दिया गया है। वहीं पर्यावरण कूटनीतिक। जलवायु कूटनीति में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका इसके वैश्विक छवि को मजबूत करती है वहीं बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा की। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत और निवेश इसके दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीतिक और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व दोनों के लिए प्रासंगिक हैं। एससीओ समिट। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पाकिस्तान प्लस इंडिया 2017 में जुड़ गए हैं ऑफिशियली। इस बार की मीटिंग कहाँ हुई है? एससीओ की नूर सुल्तान कजाकिस्तान में हुआ है। सुरक्षा को लेकर आतंकवाद से निपटने की बात की गई। वहीं क्षेत्रीय स्थिरता की बात की गई। अफगानिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने की बात की गई है। भारत की भूमिका क्या रही? भारत ने आतंकवाद विरोधी उपायों और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कहा है कि जो मध्य एशिया के साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा और हमारा आना जाना बढ़ेगा, जिससे हमें फ़ायदा भी होगा। क्षेत्रीय स्थिरता। एससीओ में भारत की भागीदारी मध्य एशिया और अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूज राजनीतिक महत्व की बात करते हैं तो मध्य एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने से चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भारत को रणनीतिक लाभ मिलता है। इंडिया यूएई ट्रेड टेक्नोलॉजी हो गया है। बेल्जियम में हुई थी। G20 फ्रांस फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग ब्यूनस आयर्स में हुई है। अर्जेंटीना में हुई। जिस तरह से इंडिया में कहीं दिल्ली में हो रही थी, कहीं गुजरात में, कहीं लखनऊ में, कहीं अहमदाबाद में, इसी तरह से वहाँ भी अलग अलग कंट्रीज़ में हो रही हैं। इसमें किन बातों पर फोकस किया गया है? जैसे वैश्विक सुधार, सतत आर्थिक सुधार की बात की गई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया गया है। इन्फ्लेशन पर और विकासशील देशों के लिए ऋण राहत पर चर्चा, मतलब ऋण उनको सस्ते दामों पर दिया जाए, इसकी बात की गई है। वहीं भारत ने वैश्विक वित्तीय सुधार के लिए पहल का नेतृत्व किया है। समान विकास, IMF और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं से मजबूत समर्थन की वकालत की है। IMF और वर्ल्ड बैंक का उदय कब होता है? 1944 में ब्रिटेन वुड कन्वेंशन के बाद। ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है। इंडिया नेपाल हाइड्रो पावर एग्रीमेंट। इंडिया ने नेपाल को मतलब बिजली देने की बात की है, उसी पर एग्रीमेंट हुआ है। अगस्त 2024 में भारत और नेपाल ने एक महत्वपूर्ण जल विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौता जल विद्युत संयंत्रों से संयुक्त निवेश और बिजली व्यापार पर केंद्रित है, मतलब नेपाल को बिजली इंडिया प्रोवाइड कराएगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास पर समर्थन करना है। इंडिया यूएई क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप की बात करते हैं तो अगस्त में हुई है। वहीं भारत और यूरोपीय संघ ने जलवायु कार्रवाई समझौते को नवीनीकृत किया है। भारत और यूरोपीय संघ ने जलवायु कार्रवाई समझौते को नवीनीकृत किया है, मतलब नए सिरे से स्टार्ट किया है। वहीं साझेदारी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
हाइड्रोजन ऊर्जा पर संयुक्त अनुसंधान और निवेश पर केंद्रित है। 3 चीज़ों नवीकरणीय ऊर्जा पर ही फोकस किया जाएगा। वहीं जलवायु परिवर्तन पर शमन पर सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक सतत लक्ष्यों को साथ मेल रखना, वैश्विक सतत लक्ष्यों के साथ, विकास लक्ष्यों के साथ मेल रखना, उनसे डाइवर्ट नहीं होना है। इंडिया यूएसए डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, इंडिया ने यूएसए के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन किया है। इसमें क्या हुआ है, हमने अपने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा, भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिस वजह से ये मीटिंग अरेंज की गई। समझौता संयुक्त राष्ट्र संयुक्त अनुसंधान के लिए हुआ है, उन्नत सैन्य प्रणालियों के सह विकास के लिए, एक साथ दोनों के विकास करने के लिए हुआ है, साइबर सुरक्षा उपायों को कवर करने के लिए किया गया है, रणनीतिक संबंधों को गहरा करता है और अत्यधिक तकनीकों के साथ भारत की ऊर्जा क्षमताओं को मजबूत करता है। किस लिए हुआ है, समझौता संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान के लिए हुआ है और उन्नत सैन्य प्रणालियों का सह विकास, मतलब एक साथ मिलकर दोनों लोग अच्छी किस्म की प्रणालियों को, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलपमेंट करेंगे। वहीं साइबर सुरक्षा पर फोकस करने की बात की गई है। इंडिया आसियान डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया आसियान डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि आसियान में पार्टनरशिप इंडिया की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसियान जो है हमारा पड़ोसी मतलब कि नेशंस का एक ग्रुप है। अगस्त 2024 में भारत और आसियान ने एक डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल व्यापार समझौते पर जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसमें क्या कहा गया है, समझौता भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच ई कॉमर्स, डिजिटल व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। किस लिए, कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। जनवरी टू अगस्त कंप्लीट करंट अफेयर। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरी वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।